हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दृष्टि बैंकिंग एग्जाम। आज के इस वीडियो में एक टॉपिक को सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे, विच इज द नेशनल पेंशन सिस्टम। हम सभी को पता है कि हमारी रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन मिलती है। जितने भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट पे हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, उनको एक पेंशन का सिस्टम मिलता है। लेकिन ये पेंशन का सिस्टम कैसे रेगुलेट होता है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और ये जो अभी न्यू आई है दैट इज द नेशनल पेंशन स्कीम, ये क्या है। और बिल्कुल ही रिसेंट इंट्रोड्यूस की गई अप्रैल 2025 में यूपीएस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, ये क्या है। इस वीडियो में आज हम इसी पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कि इन सिस्टम्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसी में ही प्रान नंबर भी दिया जाता है, ये प्रान नंबर कैसे काम करता है वो भी समझेंगे। सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति ने 1950s के टाइम पीरियड में से लेकर के 2004 तक अगर गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन किया है तो वो व्यक्ति एलिजिबल होता है ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के दायरे में। इसे हम कहते हैं ओल्ड पेंशन सिस्टम या स्कीम। तो इस ओपीएस में जितने भी लोग जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब में रह चुके हैं, वो एलिजिबल हैं इस ओपीएस के तहत। चाहे वो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है ये सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, दोनों में ही एलिजिबल रहते हैं। सो यहाँ पर ये सिस्टम पहले लागू हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने 2004 में इस सिस्टम को रिप्लेस किया और नया सिस्टम लाया जिसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम। यहाँ पे पेमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे पेंशन आएगा। सो ये यहाँ पर वॉलेंट्री डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम थी, जिसमें यहाँ पर आप अपने फ्यूचर की चीजों को प्रिवेंट कर सकते हो इसको ज्वाइन करके। तो यहाँ पे एनपीएस करके एक नया सिस्टम लाया गया था बाय द गवर्नमेंट, जो है कि 2004 में था। और अब आज के टाइम पे ये ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बिहाफ पर एनपीएस एग्जिस्ट करता है, जो कि 2004 में सभी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इनिशियली अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पूरा सिस्टम था ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए हुआ करता था। ये पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए था, लेकिन बाद में सरकार ने 2009 में इस सिस्टम को पूरा का पूरा एक्सटेंड कर दिया, इसके स्कोप को, इसके दायरे को बढ़ा के हर एक व्यक्ति के लिए इसे लागू कर दिया है। तो अब हम समझते हैं डिफरेंसेस को। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहली हमारी पेंशन स्कीम होती थी ओपीएस, ओल्ड पेंशन सिस्टम। ये ओल्ड पेंशन सिस्टम पुराने चीजों के तहत चलता आ रहा था, ओल्ड सिस्टम को लेके आ रहा था। जिन्होंने भी इस टाइम पीरियड में ज्वाइन किया था उनके लिए था। और उन्हें पेंशन कैसे मिलती थी, 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब कि जो भी उनकी लास्ट सैलरी थी उसके 50% के लिए वो एलिजिबल थे। अगर उनकी लास्ट सैलरी 80,000 थी तो 40,000 जो है अब उनको पेंशन के रूप में हर महीने मिलेगा। सीधी सी बात है, इस वाले पूरे सिस्टम में, इस ओपीएस सिस्टम में जो एम्प्लॉई है वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉई जो है उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, गवर्नमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग। और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर काफी बड़ा बर्डन देखने को मिला है, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है तो गवर्नमेंट के ऊपर काफी बड़ा बर्डन है, हैवी बर्डन है। तो इस चीज को थोड़ा सा कम करने के लिए और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडिया में नेशनल पेमेंट सिस्टम को स्टार्ट किया गया। कब आया ये सिस्टम, ये 2004 में आने वाला सिस्टम है। ये एक नया सिस्टम इंडिया में लागू किया गया है। सो अब हम यहाँ पे एनपीएस को पहले हम डिटेल में समझेंगे, फिर हम अगले एनपीएस के बाद हम लोग यूपीएस के सिस्टम पे आएंगे जो हमें एक एक करके कंप्लीट करना है। सो मेक अ हेडिंग ऑफ एनपीएस नाउ। एनपीएस सिस्टम जो कि आपने देखा कि एक नेशनल पेंशन सिस्टम के रूप में काम करता है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक पेंशन स्कीम जनवरी 2004 से लागू की गई थी। किसके लिए, सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, चाहे वो सेंट्रल में काम करते हैं चाहे वो स्टेट में काम करते हैं। तो ये सभी के लिए यहाँ पे लागू करने वाली एक स्कीम हुआ करती थी। अब ये जो स्कीम है हमारी नेशनल पेंशन सिस्टम, अब इस स्कीम को 2009 में सबके लिए ओपन कर दिया गया कि हर कोई इसके अंदर अपना जो है वो फायदा ले सकता है। ये स्कीम आज के टाइम पे सभी के लिए अवेलेबल है, हर कोई इससे अपने बेनिफिट
उठा सकता है, राइट। तो नेशनल पेमेंट सिस्टम जो है, ये पूरा पेंशन सिस्टम जो है, इस पूरे को कंट्रोल करता है PFRDA। फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका इंडिया में ही काम होता है पूरे के पूरे पेंशंस को रेगुलेट करना। इंडिया में पेंशंस रेगुलेशन यही करते हैं, चाहे वो किसी की भी हो, ये सभी यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, जिन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर किसी ने भी जो भी ज्वाइन करा है अपनी जो है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को 1 जनवरी 2004 के बाद, वो इसके लिए एलिजिबल है, मैंडेटरी है कि वो इसी में ही जाएंगे। और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपने हिसाब से छोड़ दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर फिक्स नहीं है, राइट। तो अब ये तो हो गया गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, लेकिन क्या ये और लोगों के लिए भी अवेलेबल है? यस, 2009 में इसे बहुत सारे और लोगों के लिए भी अवेलेबल करवा दिया गया था। इसमें यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ कि इसमें कौन कौन यहाँ पर जो है वो इसका फायदा उठा सकता है। कोई भी इंडियन सिटीजन इसमें ज्वाइन कर सकता है। 2009 के बाद से ये चीज चेंज कर दी गई है। कोई भी इंडियन सिटीजन 18 से 65 ईयर्स की एज में है तो वो यहाँ पर इसे ज्वाइन कर सकता है, राइट। तो अब यहाँ पर ये आपको याद रखना पड़ेगा, 65 ईयर्स की एज तक आप इसमें ज्वाइन करते जाओगे तो इसमें भी यहाँ पर ये चीज लिख दी गई है कि ये आप यहाँ पर पूरी तरीके से बना सकते हो और आप ज्वाइन कर सकते हो। इवन कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन है, NRI, वो भी यहाँ ज्वाइन कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपके NRI की सिटीजनशिप में कोई चेंज आता है तो फिर उसको हटाया जाएगा, राइट। इवन यहाँ पर जो OCI रेसिडेंट है, नॉन सिटीजन रेसिडेंट है, OCI कार्ड होल्डर है, दैट मीन्स ओवरसीज कार्ड है किसी के पास, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसके पास ऐसा कार्ड है। OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति है तब भी उसको इसके लिए एलिजिबल रखा जाएगा। सो यू कैन से दैट कि इसके लिए कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। तो बेसिकली जो NPS है, इसका मॉडल कैसे काम करता है? एक तो गवर्नमेंट में जो है उनके लिए काम करता है कि जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी पूरी तरीके से काम करेगा, साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट है उनके लिए भी ये सिस्टम पूरा काम करता है, राइट। तो ये वाला मॉडल जो है, एक तो हो गया हमारे सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। दूसरा ये हो गया, स्टेट भी आता है इसी में, स्टेट की मर्जी है वो ऑप्ट करना चाहे इस चीज को। सेकंड, ये किसके लिए लागू किया गया है? सारे एनी सिटीजन के लिए। कोई भी मर्जी से वॉलंटरी इसमें कंट्रीब्यूट करके अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स को बचा के रख सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति NRI तक भी कर सकता है। हालांकि अगर NRI जो है वो अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि सिटीजनशिप उसका चेंज होता है तभी सिर्फ वो नॉन एलिजिबल कहलाएगा, राइट। उसके बाद तीसरा यहाँ पर जो है, इस वाले पूरे में तीसरे जो है और कौन ज्वाइन कर सकता है, वो है कॉर्पोरेट मॉडल। मतलब कि अगर कोई आपकी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, वो भी इसको ज्वाइन कर सकती है। प्राइवेट कंपनी भी आपको टैक्स के पेंशन के बेनिफिट्स दे सकती है। जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक में है, HDFC बैंक या ICICI बैंक या इन्फोसिस, टाटा जैसी कंपनीज में है, तो वो कंपनीज भी अगर इस मॉडल को ऑप्ट करती हैं तो वहां पर भी ये चीज सुविधा दी जाएगी। सो नेशनल पेंशन सिस्टम में हर किसी को इंक्लूड किया गया है, ओपन टू एवरीवन किया गया है, ताकि हर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपना जो है वो काम देख सके, जिसके लिए बहुत उसको बेनिफिट मिले, राइट। तो NPS सिस्टम इस तरीके से काम करता है। समझ में आया कौन कौन है? अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है और इसमें किस टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला तो इसमें अकाउंट होता है Tier 1 अकाउंट, देन नेक्स्ट इज Tier 2 अकाउंट। Tier 1 अकाउंट अगर आप मेच्योरिटी से पहले विड्रॉल करते हो तब होता है, और दूसरा यहाँ पर Tier 2 अकाउंट होता है जिसमें आप यहाँ पर कभी भी जो है विड्रॉ कर सकते हो। तो लॉक इन, लेकिन इसका लॉक इन पीरियड कितना है? 3 सालों का। ये लॉक इन पीरियड याद रखिएगा, क्योंकि टैक्स बेनिफिट को अगर आपको क्लेम करना है तो, राइट। तो यहाँ पर ये जो है आपको ये स्कीम जो है, ये जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं इस पूरी स्कीम में, वो अपना रेगुलरली कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे अपने वर्किंग लाइफ के दौरान में, और रिटायरमेंट के बाद आप वो विड्रॉ कर सकते हो, धीरे धीरे करके उसका पार्ट विड्रॉ कर सकते हो, लमसम में कर सकते हो, और बाकी चीजें जो है आप कुछ भी और नया चीज परचेज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो NPS इज बेसिकली
एक ऐसा सिस्टम जो है यहाँ पर वो आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पर क्या आपका कॉर्पस है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर अमाउंट विथड्रॉ करवाने की बात की जाएगी, राइट। इसके अंदर क्या होता है, कितना अमाउंट दिया जाता है, इसमें 10% आपकी बेसिक सैलरी का जाता है। कितना परसेंट, 10%, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है कि आपको 10% जो है वो इसमें दिया जाएगा कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। यहाँ पर आप जो है लिख सकते हो कि इसमें कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 10% इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा बेसिक सैलरी का एंड डियरेंस अलाउंसेस जो भी एम्प्लॉइज का रहता है, ठीक है। इसके अंदर जो है स्कीम्स, जो भी इसके अंदर स्कीम्स चलती है वो बहुत सारे फंड मैनेजर्स वगैरह के ऊपर भी दी जाती है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली ओपीएस में क्या था, अगर मैं आपको एक नटशेल में समझाऊं तो ओपीएस ये था कि आपकी जो भी सैलरी थी उसका 50% जो है आपको इसमें मिलता था, जिसमें डियरनेस अलाउंसेस के हाइक्स मिलते थे। और एनपीएस में क्या है, कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको जो है अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकते हो, फिक्स्ड अमाउंट नहीं है इसके अंदर की 50% ही रहेगा। कॉर्पस बनता है और उस कॉर्पस को आप विड्रॉ कर सकते हो। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नया सिस्टम और लेके आया जिसका नाम है यूपीएस। ओके, यहाँ पे एक नया सिस्टम और है जिसका नाम है यूपीएस, जो हम यूपीएस को भी यहाँ पे समझेंगे। यूपीएस से पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा दूं एनपीएस सिस्टम को। वॉलंटरी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स प्रोग्राम है और ये आपके प्रान नंबर जनरेट करता है। प्रान क्या है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है। जो भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है उसको यहाँ पर प्रान के रूप में एक नंबर मिलता है। ये नंबर आपका 12 डिजिट का यूनिक नंबर रहता है और ये नंबर आपको अवेलेबल करवाया जाता है ताकि आप कोई भी अकाउंट में हो, कहीं पर भी हो, उसके लिए आपको ये एक सिस्टम लागू रहेगा। ये सभी के लिए इक्वल है, पोर्टेबल है, रिमेन्स थ्रू आउट सेम रहता है। एक पर्सन का सिर्फ एक ही प्रान नंबर हो सकता है। इवन अगर आप अपनी जॉब भी चेंज करते हो तब भी यही चीज रहेगा। एनपीएस पेंशन स्कीम है, प्रान उसका एक नंबर है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, राइट। तो यहाँ पर जो भी सिटीजन है, एनआरआई है, ओसीआई है, ठीक है, सभी के लिए ऑल सिटीजन्स मॉडल है। ये वॉलंटरी, आपकी मर्जी है आप ऑप्ट करना चाहते हो या नहीं। एक कॉर्पोरेट मॉडल है जिसमें प्राइवेट कंपनीज जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हैं और गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसमें आते हैं। इसमें आर्म्ड फोर्सेस को इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट। सो ये वाली चीज है, यहाँ पर आप कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आगे कितना भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो। आप सब्सक्राइबर हो, यहाँ पर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करा और मार्केट ने उसको भेजा, उसके बाद आपको रिटर्न्स मिले, पेंशन मिली और आपको एक रेगुलर इनकम यहाँ से मिलने लग गई। तो इसमें जो रिटर्न्स मिलेंगे, जितना भी आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, आपने क्यों किया, ताकि आपको एक कॉर्पस बिल्ड हो और आपको रिटर्न्स भी मिले। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें आपके मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स रहते हैं, ठीक है। इसमें जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे यहाँ पर वो गारंटीड नहीं है कि कितना परसेंट मिलेगा। यहाँ पे डिपेंड करता है कि मार्केट जो है उसमें रिस्क कितना है। तो मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्लेक्सिबल है आपकी चॉइस, आप कितना भी कर सकते हो, टैक्स बेनिफिट्स भी उठा सकते हो और अगर आप 60 ईयर्स के बाद यहाँ से एग्जिट लेते हो, विथड्रॉ करने का भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मिलता है। तो ये थी हमारी ये वाली स्कीम। अब इसके अंदर एक और हमारी स्कीम आती है जिसका नाम है यूपीएस, दैट इज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये अब क्या कर दिया है कि ओपीएस और एनपीएस को मिक्स कर दिया गया, क्योंकि अब ये स्कीम जो है नई लाई गई है, दैट इज द यूपीएस। नाम ही इसका क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब यूनिफाइड इज अ मर्जिंग ऑफ ओपीएस एंड एनपीएस, दोनों को मर्ज कर दिया। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये नेशनल पेंशन स्कीम है, ये 2004 से पहले चलती थी, ये 2004 के बाद में ऑपरेट की गई है। और इसके अंदर बस एक फायदा ये रहेगा, यहाँ पर एनपीएस को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, टीवी सोमनाथन कमेटी। तो यूपीएस वहीं से ही आया है, टीवी सोमनाथन कमेटी ऑन रिव्यूइंग एनपीएस। उसके बाद से इस सिस्टम को इंडिया में लागू किया गया है और अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जितने भी 2004 के बाद एम्प्लॉइज ने ज्वाइन किया है उनकी मर्जी है कि वो कौन से सिस्टम को चूज करना चाहते हैं। देखिए, ओपीएस को अब आप चूज नहीं कर सकते, वो 2004 से पहले के लोगों के लिए था, वो हमारे लिए बना ही नहीं है। आप लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है आफ्टर 2004 तो उसके पास ये चॉइस है कि वो एनपीएस या यूपीएस में से कौन सा सिस्टम लेना चाहता है, राइट। तो यहाँ पे यूपीएस सिस्टम जो है वो 1 अप्रैल
2025 से लागू किया गया है और आपके पास ऑप्शन है कि आप यूपीएस देना चाहते हो या एनपीएस देना चाहते हो। ठीक है, यहां पर सीधी सी बात है, इसमें क्या दिया जाएगा, गवर्नमेंट द्वारा यहां पर इस यूपीएस सिस्टम में अब 50% जो है आपको, आपकी जो लास्ट सैलरी थी उसका 50% आपको दिया जाएगा, 50% ऑफ देयर 12 ऑफ देयर एवरेज ऑफ 12 मंथ्स सैलरी। तो बेसिकली ओपीएस में ऐसा होता था कि 50% होगा ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। जैसे लास्ट ड्रॉन सैलरी आपकी कितनी है 80,000, तो उसका 40,000 रुपीज आपको हर महीने बैंक अकाउंट में आएगा, वो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी। लेकिन इस यूपीएस सिस्टम में थोड़ा चेंज किया गया है, आपके लास्ट 12 महीने की सैलरी का एवरेज होगा। ये नहीं कि जो लास्ट ड्रॉन थी सिर्फ उसी का ही, आपके 12 महीने की एवरेज निकाली जाएगी। जैसे आपकी कभी सैलरी पहले 75 थी, फिर आपकी 76 हुई, करते करते आपकी लास्ट में 84 हो गई, लेकिन टोटल मिलाया जाएगा तो आपकी अगर एवरेज निकालेंगे तो अराउंड 80,000 आएगी। तो 80,000 आपकी जो लास्ट सैलरी थी उसी से ही इसको ये चीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो 50% किसका रहेगा, लास्ट बेसिक पे जो था आपका लास्ट 12 मंथ्स का, उसके लिए। ठीक है, सैलरी बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले। साथ ही साथ इसमें ये भी एक सिस्टम है, अगर आपने मिनिमम फॉर अ मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस आपने दी हो, अगर आपकी सर्विस 25 ईयर्स से कम है, जैसे मान लीजिए आपका बेसिक जो सैलरी निकल के आ रही है, एवरेज सैलरी 12 मंथ्स की वो अराउंड 80,000 आ रही है, लेकिन आपकी सर्विस 20 ईयर्स की थी, तो अब आपको 50% नहीं मिलेगा, वो अमाउंट कम हो जाएगा। डिपेंड करता है अमाउंट कितना रहेगा, लेकिन ये है कि मिनिमम आपको पेंशन 10,000 मिलेगी ही। इस पूरे सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि मिनिमम आपको गारंटीड पेंशन रहेगी, और ये गारंटीड पेंशन कितनी रहेगी, 10,000 रुपीज। मिनिमम 10,000 का पेंशन इस सिस्टम में रहने ही वाला है। साथ ही साथ अगर जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को 60% ऑफ द पेंशन अमाउंट भी रिसीव करवाया जाएगा, और डिपेंड करता है कि इसके अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कितनी हाइक आई है, उसके हिसाब से आपको डियरनेस रिलीफ भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। राइट, और इस पूरे में अब बात यह आती है कि इस पूरे में फंड में कंट्रीब्यूट कौन करेगा, क्या पूरा बियर गवर्नमेंट करेगी, नहीं, यूपीएस में भी गवर्नमेंट पूरा बियर नहीं करने वाली है। इसके सिस्टम में भी दो जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहने वाले हैं। इसमें जो है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी 18.5%, और 10% जो है वो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तब जाकर के उसको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन सब कुछ दिया जाएगा। अगर आपने 25 साल की सर्विस दी है तो आपको फुल पेंशन मिलेगी। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दूं मैं आपको, इस पूरे सिस्टम में यूपीएस में अगर आपकी सर्विस 25 साल की है, आपने 2004 के बाद ज्वाइन किया और आपकी सैलरी लास्ट 80,000 थी, तो आपको फुल यहाँ पे 40,000 का अमाउंट मिलेगा, फुल पेंशन मिलेगी। ठीक है, अगर आपकी सर्विस कम है तो आपको 10,000 की पेंशन, और अमाउंट ऐसे जैसे रिडक्शन होता जाएगा। तो ये था हमारा यूपीएस, ओपीएस एंड एनपीएस सिस्टम। अब हम एक बार इस पूरे सिस्टम को हम जो है एक बार ओवरव्यू में समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ओपीएस की बात करते हैं। ओपीएस में पेंशन गारंटीड थी, ठीक है, जिसमें सीधी सी बात है 1 जनवरी 2004 से पहले जिस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है उसको प्रॉपरली करेक्ट पेंशन मिलती है, और इसमें एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, पूरी की पूरी पेंशन गवर्नमेंट पे करती है। इसमें मार्केट का कोई रिस्क नहीं है। क्या इसमें कोई रिस्क है? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा आपको अमाउंट दे रही है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं कि आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है। और कितना पेंशन होती थी? 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन बेसिक पे, और साथ में फैमिली पेंशन भी इसमें आती है। लमसम आपको रिटायरमेंट पे भी मिलता है अमाउंट, पूरा गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। लेकिन अब ये सिस्टम एग्जिस्ट कहीं नहीं करता है, मतलब जो पहले ज्वाइन किए थे सिर्फ उन्हीं के लिए लागू हुआ है। अब सेकंड सिस्टम हमारे देश में 2004 के बाद से लागू किया है, जिसका नाम है एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। इस नेशनल पेंशन सिस्टम में आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूट कितना करो और कितनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को ये मैंडेटरी था 2004 तक से ले, जब तक ये नहीं आया था तब तक ये चीज मैंडेटरी थी, और ये हर सिटीजन के लिए भी है, जिसमें से आपको 10% जो है आपको यहाँ पर खुद से कंट्रीब्यूट करना होगा। 10% जो है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा,
और गवर्नमेंट यहाँ पे 14% का कंट्रीब्यूशन कर रही है। और डिपेंड करता है कि आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो कितना मिलेगा, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। मार्केट के रिस्क इसमें है, यस, इसमें जो है आपको रिस्क देखने को मिलेगा, रिस्क है इसमें, ठीक है। और यहां पर पेंशन की गारंटी है नहीं, पेंशन डिपेंड करता है कि आपका कॉर्पस कितना है, आपने कितना अमाउंट खुद से जो है उसके अंदर सिक्योर किया है, और उसके बाद भी और कितना उसमें आ रहा है गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है, जिसमें आपको प्रान नंबर से आप चेक कर सकते हो। आप चाहे तो अगर आप भी कंट्रीब्यूट करते हो तो अपना प्रान नंबर जो आपका है उसके थ्रू आप इस पूरे में रजिस्ट्रेशन करके पूरा चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने इस कॉर्पस में से कुछ भी निकालना है तो 60% आप जो निकालोगे वो टैक्स फ्री रहेगा, आपको कुछ भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। प्लस इस पूरी स्कीम को गवर्नमेंट की एक बॉडी कंट्रोल करती है, PFRDA, रेगुलेटरी बॉडी है, दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, 2013 के एक्ट के बाद से इसको क्रिएट किया गया था। अब इन सब सिस्टम्स को हटा के डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम आ गई है, जो कि यहाँ पर एश्योर्ड आपको पेंशन देगी ही देगी। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसको ऑप्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पर एनपीएस में है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो मर्जी है उनकी कि वो इस यूपीएस को भी जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें कंट्रीब्यूशन यहाँ पे भी देना होगा। 10% बेसिक का आपको कंट्रीब्यूट हर महीने होगा, और 18.5% प्लस बेसिक प्लस डीए ये गवर्नमेंट यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूट करेगी। और इसके अंदर यहाँ पे मार्केट रिस्क है तो हाँ कुछ तरीके से है, लेकिन एटलीस्ट इसके अंदर मिनिमम पेंशन 10,000 की आपको एश्योर्ड है, जबकि एनपीएस में आपको मिनिमम पेंशन इंश्योर्ड नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर इसमें गारंटीड पेंशन भी है कि अगर मान लीजिए आपने 25 इयर्स तक की सर्विस की है तो आपको 50% जो है पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, राइट। और आप लमसम भी यहाँ पे निकाल सकते हो, आपको क्या है लमसम भी आप अमाउंट निकाल सकते हो, प्लस आपको एश्योर्ड मंथली पेंशन भी मिलेगी। साथ ही साथ ये भी PFRDA के अंडर ही रेगुलेट करती है। तो ये था हमारा एक सिस्टम। हालांकि ये सिस्टम समझने में आपको टाइम लग सकता है, बट येस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये पेंशन सिस्टम को आपको टिप्स पे लर्न करना होगा कि पहले क्या था और अब क्या है, कौन सी डेट के बाद से कब क्या चेंजेस आए हैं, कौन किसको रेगुलेट करता है, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल टाइम्स मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। सो अपनी पढ़ाई को ये चीज कंप्लीट करते रहिए, और इस तरीके के जो और भी टॉपिक्स होंगे वो मैं आपके लिए लाती रहूंगी ऑन दृष्टि बैंकिंग एग्जाम्स चैनल। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।